नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। लावनी विनीत हूँ मैं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच हूँ। हेट स्पीच, इसे लेकर आजकल चर्चा फिर से सरगर्म हो चुकी है। हेट स्पीच को लेकर इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तीखी टिप्पणी आई है। तेवर तल्ख है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि दरअसल हेट स्पीच के मामलों ने चिंता बढ़ाई है और ये हेट स्पीच इसलिए बढ़ रही है क्योंकि राजनीति और धर्म का घालमेल हेट स्पीच का बड़ा स्रोत यानी सोर्स बन चुका है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दो जजों की बेंच ने ये स्पष्ट किया, ये टिप्पणी की कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश सुपर पावर बने तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमारे देश में कानून का शासन हो और ऐसी परिस्थिति में ही हेट स्पीच पर रोक लगाई जा सकती है जब राजनेता ये समझने को तैयार होंगे कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है। कोर्ट पहली बार नहीं है जब ऐसी टिप्पणी दे रहा है, इसके पहले भी कोर्ट की तरफ से तीखी टिप्पणी दी जा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल आज बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर जिस हेट स्पीच पर देश की सर्वोच्च न्यायालय अपनी चिंता व्यक्त कर रही है, उस हेट स्पीच की आखिर वास्तविक परिभाषा क्या है। हेट स्पीच की परिभाषा आखिर क्या है, ये जानना समझना इसलिए भी जरूरी हो चुका है क्योंकि हेट स्पीच को लेकर हमारे देश में 7 तरीके के कानूनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी में भी ये तय नहीं है कि आखिर हेट स्पीच की परिभाषा क्या है। क्योंकि एक तरफ एक विशेष वर्ग हिंदुओं के लिए जहर उगलता है, उनमें प्रमाण होने के बावजूद भी ये कह दिया जाता है, वीडियो प्रमाण भी होते हैं, उसके बावजूद भी कह दिया जाता है कि प्रमाण नहीं है और बरी कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हिंदुओं द्वारा कोई वक्तव्य अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर दिया जाता है तो उसमें ये कह दिया जाता है कि ये हेट स्पीच है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हेट स्पीच को लेकर भी क्या कानून भी एक सेलेक्टिव अप्रोच रख रहा है और इसीलिए बारंबार ये कहा जाता है कि अधूरी बात हो, अधूरी तथ्य हो, अधूरी सत्य हो, अधूरापन ही दरअसल इस हेट स्पीच को आधार दे रहा है। और ये अधूरापन क्या कोर्ट जिस चश्मे से हेट स्पीच को देखने की कोशिश कर रहा है वहां पर भी ये अधूरापन बना हुआ है क्योंकि हेट स्पीच की परिभाषा तय नहीं है। तो आज इस मुद्दे पर ही हम खुलकर समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स का पैनल हमारे साथ है जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट चिंता तो व्यक्त कर रहा है लेकिन देश में हेट स्पीच को लेकर भी सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है और हेट स्पीच की परिभाषा तय करने के लिए आखिर मानक क्या होने चाहिए। ये तमाम सवाल होंगे आज चर्चा में, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आज की टीजर रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं। इन दिनों हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को शीर्ष अदालत ने तल्ख टिप्पणी की। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने हेट स्पीच को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि हर दिन कुछ लोग टीवी और सार्वजनिक मंचों पर दूसरों को बदनाम करने के लिए भाषण दे रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। अदालतें कितने लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकती हैं। इस दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई भी की और तल्ख लहजे में कहा कि राज्य नपुंसक है, वो समय पर काम नहीं करते। जब राज्य ऐसे मामले पर चुप्पी साध लेंगे तो फिर उनके होने का मतलब ही क्या है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल और जजों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हिंदुओं के खिलाफ दिए गए कई बयानों का हवाला दिया। तुषार मेहता ने केरल के एक कार्यक्रम में फैलाए जा रहे हिंदू घृणा और तमिलनाडु में डीएमके के नेता के उस बयान का हवाला दिया जिसमें वो ब्राह्मणों के वध की बात कर रहे थे, जिस पर जस्टिस जोसेफ मुस्कुराने लगे। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये मुस्कुराने का विषय नहीं है। बहरहाल हेट स्पीच की बहस के बीच कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर हेट स्पीच की परिभाषा क्या है, हेट स्पीच के लिए क्या हो सजा और हेट स्पीच का मानक क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो हेट स्पीच की परिभाषा क्या हो और हेट स्पीच को लेकर जिस तरीके के वक्तव्य आते हैं, जिस तरीके की टिप्पणी दी जाती है, क्या इसमें एक सेलेक्टिव अप्रोच होता है और ये सेलेक्टिव अप्रोच ही क्या हेट स्पीच को और ज्यादा आधार देता है? इन तमाम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आज के पैनल में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स का पैनल है। स्वागत करती हूं आप सभी का। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एडवोकेट मलिक जावेद अंसारी साहब, बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एडवोकेट मधु मुकुल त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ एडवोकेट संदीप मिश्रा जी भी हमारे पैनल का हिस्सा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मधु मुकुल त्रिपाठी जी, आपके पास आते हुए महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि हेट स्पीच की चर्चा तो हर जगह होती है, हेट स्पीच पर हमारा न्यायालय बहुत ज्यादा संजीदा है, चिंतित है, लेकिन हेट स्पीच की परिभाषा क्या हो ये आज तक तय नहीं हो पाया। और यही वजह है कि जब परिभाषा तय नहीं है तो अप्रोच भी सेलेक्टिव हो रहा है। देखिए लावनी जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति हेट स्पीच को अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषित करने की कोशिश करता है। वस्तुतः हेट स्पीच को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। उसको क्या किया जाता है, हमारे और मित्र भी अधिवक्ता हैं जो जुड़े हुए हैं, वो इन चीजों को समझ रहे होंगे कि जब दो समूहों में वैमनस्यता बढ़ाने का, फैलाने का कोशिश की जाती है किसी शब्द के द्वारा या किसी के प्रति गरिमा के विपरीत चीजें कही जाती हैं तो हेट स्पीच में आता है। अब जहां तक बात अभी आपने कही कि माननीय न्यायालय जो कह रहा है, माननीय न्यायालय जो चीजें कह रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है सेलेक्टिव कैसे हो सकता है। जो केरल में घटना घट रही है उसको ये कैसे कह सकते हैं कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, कैसे कह सकते हैं जी? वो कैसे, देखिए मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं न्यायालय को भी कहना चाहता हूं कि न्यायालय को कहीं ना कहीं इस चीज को सोचना पड़ेगा कि एक पक्षी चीजें लेकर चला जाए। केवल हिंदू ही ऐसे नहीं हैं जिनको आप दबाएंगे, जिनको आप कोई चीज कह देंगे। उनको सोचना होगा कि पीएफआई जब सरपंच से जुदा का नारा देता है, जब हमारे लोगों का गला काट देता है, क्या वो हेट स्पीच में नहीं आता? सरपंच से जुदा का नारा लगाया जाता, वो हेट स्पीच में नहीं आता? यहाँ हर व्यक्ति अपनी गरिमा को भूलते हुए अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करना चाह रहा है और ये सरकार को देखना होगा कि कौन सा व्यक्ति किस पद पर बैठा है। बिल्कुल, ये सरकार को देखना होगा, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं ना कि न्याय तंत्र पर ज्यादा विश्वास है। आज भी विश्वास का दूसरा नाम हमारे यहाँ का न्याय तंत्र है। लेकिन आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए अब मलिक जावेद साहब आपके पास आ रही हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम विश्वास की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, तो वहां पर ना तो अधूरा सत्य चलता है, ना अधूरा तथ्य चलता है, ना अधूरी बात चलती है। ये अधूरापन ही उस सेलेक्टिव अप्रोच का आधार बन जाता है। न्यायिक व्यवस्था ये कह रही है, न्यायालय ये कह रहा है कि भाई हेट स्पीच है, इसे लेकर राजनीति और धर्म को अलग रखने की जरूरत है। लेकिन यहां तो स्वयं में ही देखा जाता है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में, हमारे न्याय तंत्र में, हमारे न्यायालय ही धर्म विशेष को लेकर कुछ और अप्रोच रखते हैं, हिंदुइज्म को लेकर कुछ और अप्रोच रखते हैं। यहां पर एक व्यक्ति कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर देखो क्या होगा, लेकिन कहा जाता है साक्ष्य तथ्य प्रमाण नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली जाती है तो वो हेट स्पीच करार दे दी जाती है। कहा जाता है भाई वहां तो प्रमाण है, तथ्य है। तो ये जो अधूरापन है, क्या ये हेट स्पीच का आधार बन रहा है? जावेद साहब, जो कोई भी अपराध करता है वो क्रिमिनल होता है, उसमें हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लावनी जी, मैं आपके सामने कुछ हेट स्पीच के आंकड़े रखना चाहूंगा। 2014 में एनसीआरबी का आंकड़ा दे रहा हूं मैं आपको। 2014 में 323 केस दर्ज हुए थे हेट स्पीच के, और पिछले 7 सालों में 1814 केस दर्ज हुए हैं। 500% की वृद्धि हुई है, और इसमें 2021 और 22 के केसेस की गिनती नहीं है। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हेट स्पीच जो है, खाली सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर तल्ख टिप्पणी नहीं की, उन्होंने फेक न्यूज पर भी तल्ख टिप्पणी की है कि फेक न्यूज भी देश को बर्बाद कर रहा है। और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा फेक न्यूज का। संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर एक भाषण में कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो ये फेक डिग्री का, फेक न्यूज का एग्जाम्पल है।
अब मैं आपसे आता हूँ हेट स्पीच। हेट स्पीच आपने कहा कहाँ डिफाइन है? 153 आईपीसी का पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या करने से हेट स्पीच होगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस अनुराग ठाकुर, प्रवेश ठाकुर के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करती है। उन्होंने नारा दिया था इलेक्शन में, गोली मारो डैश को, तो ये दो धर्मों के बीच दुश्मनी फैलाने का प्रयास था और इसमें एफआईआर अभी तक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में ये लंबित है मामला, तो आगे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और मैं आपको सीरीज दे सकता हूं किन किनों ने हेट स्पीच दी है। संगीत सोम है, साक्षी महाराज है, अनंत कुमार हेगड़े है, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार। नुपुर शर्मा और ठीक है, आपने इनका नाम ले लिया। ठीक है, आपने इनका नाम लिया। आपने अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं लिया। बिल्कुल ले रहा हूं। आपने असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं लिया। आपने इमरान प्रतापगढ़ी का नाम नहीं लिया। आपने तौकीर रजा का नाम नहीं लिया। उनके बयान भी आपको सुनाती हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि सेलेक्टिव अप्रोच यहाँ पर भी हो जाता है। मेरा पूरा स्टेटमेंट हो जाए। ठीक है, 10 सेकेंड और सर, 10 सेकेंड और, 10 सेकेंड और। ठीक। हाँ, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का अगर हेट स्पीच करता है, सख्त से सख्त सजा करनी चाहिए। तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, क्यों सेलेक्टिव अप्रोच? एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी का जरा वो बयान एक पहले सुना देते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट के लिए पुलिस अगर हटा दी जाए तो क्या होगा? पहले वो बयान सर, पहले वो बयान। ठीक, सुनाइए जरा वो बयान सुनाइए। एक बार फिर से जरा सुनाइए वो बयान। मुसलमान को डरा रहे, अरे मोदी है, मोदी है, कहे का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम, ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। जावेद साहब, इस बयान की चर्चा इसलिए बार बार होती है क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिया गया भाषण, ये बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कही गई, लेकिन न्यायालय में कहा गया कि कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिल रहे हैं जिससे ये समझ में आ रहा हो कि इसमें हेट स्पीच है, जबकि एक एक शब्द तस्दीक कर रहा है कि इशारा किस तरफ है और इशारा क्या है। मलिक साहब, का कौन से स्टेट में केस दर्ज था, कौन से केस में, कौन से स्टेट में चल रहा था। अगर पुलिस अपना काम करे, पुलिस अपने सबूत रखे, तो जज हमेशा फैसला बिल्कुल सही देते हैं। जब पुलिस सबूत प्रॉपर नहीं रखती है तो फैसला गलत आता है। लेकिन अपील करें, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिया गया एविडेंस क्या कोई मायने नहीं रखता? वो पुलिस जिसका वीडियो हो, जिसका वीडियो हो, नहीं रख सकता, आप नहीं रख सकते, वो पुलिस रखती है कोर्ट में। कोर्ट में क्या पुलिस ने रखा है, वो पुलिस से आप सवाल करेंगे। संदीप जी, क्या आप इससे सहमत हैं? यही कह रहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ एक एविडेंस है और उस यहाँ पर हेट स्पीच पर स्वतः संज्ञान कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। जब कोई हिंदू विरोधी ऐसा कुछ कहता है, उस पर आंख बंद कर ली जाती है, उस पर कहा जा रहा है जैसा कि मलिक साहब कह रहे हैं कि भाई वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिए गए एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं होती क्या फिर? संदीप जी, देखिए, कोई भी बात अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कही गई है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको रिकॉर्ड किया गया है, तो एविडेंस के तौर पे जिस किसी ने भी रिकॉर्ड किया है, अगर वो इस बात का एफिडेविट देने के लिए तैयार है कि हाँ हमने अपने सिस्टम से उस चीज को रिकॉर्ड किया है, तो उस चीज को एविडेंस के तौर पे कोर्ट पढ़ने के लिए तैयार होती है और उसको एविडेंस मानती है। और एक चीज और बताएं, चीजों का कॉग्निजेंस कोर्ट लेती है। अगर कोई बात पब्लिक स्टेज पे कही जा रही है, आप देखिए शाहीन बाग का जो मामला हुआ था, लोगों ने धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, वहां पे बहुत सारी बातें लोगों ने कही थी, तो कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया था। उसकी कोई वीडियो बना करके ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को दिखा कि वीडियो में ऐसी चीजें आ रही है, लोगों को ट्रैफिक जाम से असुविधा हो रही है, घंटों दिल्ली आने जाने में लोगों को दिक्कत आ रही है, तो कॉग्निजेंस लेती है। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि पब्लिक में वीडियो है तो उसका कोई एविडेंस नहीं है। आज जिस बात को आप कह रही हैं लावनी जी, जिस पे हम लोग गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, वो है हेट स्पीच की सिलेक्टिव अप्रोच की। ठीक है, आ रही है आवाज हमारी? बिल्कुल आ रही है संदीप जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ये सिलेक्टिव अप्रोच जो चल रहा है ना,
और दूसरी बात, हमारे सनातन समाज में जो कहते हैं दाल रोटी कमाने में बिजी रहना, अपने धर्म, अपने राष्ट्र, अपने समाज के प्रति समर्पण के भाव में जो कमी है, उसके कारण कहीं ना कहीं हम खामियाजा भुगत रहे हैं। आपने घर में देखा होगा, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो मार खाता है और एक जो कम मार खाता है लेकिन रोते हुए चिल्लाते सबसे पहले भागता है मम्मी पापा के पास या दादा दादी के पास। तो ये जो छोटा वाला बच्चा है ना, इसको थोड़ी सी मार पड़ती है कि चिल्लाते हुए सीधे जो है दादा दादी के पास अपने पहुंचे, मुझे बहुत मार पड़ गई, मुझे बहुत मार पड़ गई, और पूरे मोहल्ले में। लेकिन ये तो निर्भर करता है दादा दादी या माँ बाप पर ना, कि वो दोनों चश्मे से दोनों बच्चों को बराबर देखें। लेकिन यहाँ पर तो अंतर यही हो जा रहा है, छोटे बच्चे की आवाज तो ज्यादा तेजी से सुन ली जाती है, लेकिन जो बड़ा बच्चा है अगर वो भी पिट रहा है और उसके साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी तो उसी चश्मे से देखने की जरूरत है। और यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है मलिक साहब। ये सेलेक्टिव अप्रोच जब तक नहीं खत्म होगा, यहां तक कि हमारे न्यायालयों का भी ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है नहीं खत्म होगा, तब तक हेट स्पीच को लेकर ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। मलिक साहब, तो सवाल जी, मैं संदीप जी आपको एक सेकंड मलिक साहब से एक कमेंट ले लूं जरा जी, फिर मधु जी के पास जाऊंगी जी आपकी बात से, क्योंकि मैंने आपको एनसीआरबी का आंकड़ा दिया, 1800 केस दर्ज हुए हैं पिछले 7 सालों में, 500% की वृद्धि है। तो ये क्यों हो रहा है? और मैंने आपको उदाहरण दिए फेक न्यूज के। नहीं, आप सहमत नहीं है, ठीक है, ये आपकी राय है, लेकिन मुझे एक चीज समझा दीजिए मलिक साहब, एक चीज समझा दीजिए कि यहाँ पर जब हिंदुओं के अगेंस्ट, और ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपनी पूरी दलीलों के बीच भी कहा कि हिंदुओं के खिलाफ भी द्वेषपूर्ण बातें कही जा रही हैं, संभाषण हो रहे हैं, बोली जा रही है, लेकिन उसको लेकर क्यों नहीं इतनी ज्यादा संजीदगी दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष वर्ग के लिए कुछ कहा भी नहीं जाए, अपने खुद के राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए शपथ ले ली जाए तो उसको भी हेट स्पीच के दायरे में डाल देते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं से आप मानते हैं ना कि सेलेक्टिव है। ठीक है, बिल्कुल नहीं मानता हूं मैं सेलेक्टिव है। कानून की नजर में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, क्रिमिनल्स होते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हमारा संविधान से, मतलब सर तन से जुदा कहने वाले क्रिमिनल नहीं है और हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने वाला क्रिमिनल है। हिंदू राष्ट्र सही नहीं ना हमारा। आप संविधान मानते हो नहीं मानते हो? संविधान से शपथ लेनी है, संविधान से देश चलता है, सुप्रीम कोर्ट तो संविधान से अगर चलता है तो फिर हिंदू सरतन से जुदा है कि नारी की जगह ही नहीं है। नहीं सर, फिर देखिए आप सेलेक्टिव हो गए। आप हिंदू राष्ट्र, नहीं, डिटेल नहीं कर रही हूं मैं उस आपकी ही बात कह रही हूं। आपके सामने आप मुझसे, आप वकील हैं, मुझसे ज्यादा आप लोग बातों में उलझाना समझते हैं लोगों को, आपका पेशा वही है। लेकिन मैं सीधा आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, हिंदू राष्ट्र पर आपको आपत्ति होती है लेकिन सरतन से जुदा आपके नारी पर आपत्ति फिर क्यों नहीं होती है? हिंदू राष्ट्र के नाम पे संविधान आ जाता है तो सरतन से जुदा है के नाम पर संविधान क्यों नहीं आता है? फिर ऐसे लोगों को क्यों नहीं, फिर हेट स्पीच में के दायरे में क्यों नहीं रखा जाता? बिल्कुल आता है, और उसी टाइम एफआईआर हुई और 4 घंटे में उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उम्र कैद होगी या फांसी होगी, क्योंकि ऐसे क्राइम की इंडिया में कोई जगह नहीं है। कोई भी हो, वो जो क्राइम कर रहा है वो क्रिमिनल है, उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखिए। और कोर्ट जो है वो केवल क्राइम को क्रिमिनल की नजर से देखता है। मधु बुकल जी कह रहे हैं कि कोर्ट सिर्फ क्राइम की नजर से देखता है, लेकिन क्या ऐसा ही हो पाता है? क्योंकि मधु जी फोन पर हैं, इसलिए उनकी आवाज शायद इंटरप्ट हो। लावनी जी मेरी बात सुनिएगा, बोलिए, पहले सुनिएगा। हाँ। क्या है, कोई भी जो सिस्टम में व्यक्ति है, वो व्यक्ति है पहले वो डरता है, इसलिए सेलेक्टिव होता है। अब मैं बता रहा हूं कि सेलेक्टिव क्यों होता है। कोई भी आदमी किसी भी पोस्ट पर है, डर के मारे एक पक्ष का साथ देता है, एक पक्ष के खिलाफ जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। सलमान रश्दी ने सैतानिक वर्सेस लिखा, वो आपके देश में बगैर मतलब की बैन हुई और उसको 40 साल बाद इन्होंने मारा। तस्लीमा नसरीन ने वहां की लज्जा लिखी, वहां के फैक्चुअल पोजीशन को लिखा, उसको इन्होंने बोलने नहीं दिया। भारत की सरकार ने भी उसको सपोर्ट किया, यहां हालत खराब कर दी गई। कमलेश तिवारी, इनके किताब को कोट किया और कमलेश तिवारी को मार दिया गया। दूसरा विषय, अभी हमारे महाशय चिल्ला रहे थे नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, लेकिन ये महाशय रहमान तस्लीमी के विषय में नहीं बोल रहे हैं, तस्लीम रहमानी के विषय में, जिसने देवादेव महादेव को फाउंटेन बोला, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। किसी भी जुडिशियल सिस्टम ने, किसी भी जुडिशियल अधिकारी ने सुओ मोटो नहीं लिया, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। जाकिर नाइक बकवास करता रहा, उसको प्रोटेक्ट किया गया। मुफ्ती जो ये अहमद हुसैन था, हमारी देवी देवताओं का नग्न फोटो बनाया, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभिव्यक्त की आजादी, लेकिन कमलेश तिवारी को जमानत नहीं मिली।
मलिक जावेद जी, एक महिला ने, सुनिए पहले, इनको 10 सेकंड में समाप्त कीजिए सर प्लीज। सुनिए पहले, सुनिए 10 सेकंड सर प्लीज। नवीन जिंदाल और नुपुर शर्मा को इन्होंने बोला, लेकिन इन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी को, जाकिर नाइक को, तस्लीम रहमानी को नहीं बोला। क्यों ऐसा हो गया मलिक साहब? इनको एक क्लीन चिट है, एक वर्ग को क्लीन चिट और एक वर्ग के लिए इस तरीके की बातें। ठीक है मलिक साहब, जावेद साहब। बिल्कुल नहीं, क्लीन चिट किसी को नहीं है। जो कानून का उल्लंघन कर रहा है वो नहीं। तो अभी तो मधु जी ने एक पूरी लंबी फहरिस्त बता दी ना आपके सामने। मैंने कहा ना कि आप लोग तो ज्यादा जानकारी रखते हैं। मधु जी ने पूरी फहरिस्त बताई। संदीप जी हाथ उठा रहे, उनके पास अभी पहुंच रही हूँ मैं भी। मलिक साहब, सलमान रश्दी हमारे देश का नागरिक नहीं है। कौन है तस्लीम नसरी? हमारे देश का नागरिक नहीं है। हमें उससे क्या लेना देना? हमें अपने देश पे काम करना है, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करनी है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा, भाई विदेश मंत्रालय ने उसको फ्रिंज एलिमेंट कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा ये फ्रिंज एलिमेंट है, फिर भी एफआईआर नहीं होती है। आप ज्ञान सीखिए, बाद में हुई, बहुत बाद में। आप भाषा सीखिए। पहले आप बताइए उन्होंने क्या कहा था। 15 कंट्री के राजदूतों को तलब किया जाता है भारत का, पूरी दुनिया में शर्मसार होते हैं। तो ये हेट स्पीच का एग्जाम्पल है। नहीं मलिक साहब, लेकिन जो लोग यहाँ देश में रहकर बोल रहे हैं उनके लिए, जाकिर नाइक यहाँ देश छोड़कर क्यों गया? क्या बोलता था वो यहाँ पर? आप भी जानते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा आपने सुन ही लिया। असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं, क्या सुना दूं फिर से आपको? नहीं, आप एनआईए का केस लगाइए, जेल में डाल दीजिए, एनएसए लगा दीजिए। सरकार किसकी है? हमारी सरकार है। नहीं तो देखिए यहाँ पर अब आप सेलेक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पर अब आप सेलेक्टिव हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं से उनको एक बेस दे रहे हैं। एनएसए डालिए। दोनों बातें करिए ना आप। यहाँ पर आप इतने नाराज क्यों हो जा रहे हैं? एक कुछ खास नाम लेती हूँ मैं और आप नाराज हो जाते हैं। आप अगर सेलेक्टिव नहीं है तो चंद नामों पर इतने ज्यादा आप आक्रोशित क्यों हो जाते हैं? आपने अभी तक जरा एक सेकंड इमरान प्रतापगढ़ी का बयान जरा सुना दीजिए। जावेद साहब को इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सुना दीजिए जरा। न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कमजोर तालियां हैं। चौथे मिसरे पे एक हाथ को कसम है पीछे तक जो मैं कहने जा रहा हूं, उस पे एक हाथ उठना चाहिए। अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार। तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये चलता है क्या मलिक साहब? ये चलता है? कौन से स्टेट में मुशायरा हुआ है, ये क्या बोला है? लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, नहीं मुशायरे में ही जो तर्जुमा और जिस तरीके की पंक्तियों का इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है समाज पर। आप भी जानते हैं ना, कोर्ट भी तो यही कह रहा है ना कि आपकी भाषा का, आपके व्यवहार का, आपकी अभिव्यक्ति का समाज पर असर पड़ता है। तो वही तो हम देख रहे थे, क्या असर हो रहा था। आपकी बात से सहमत हूँ कि जो गलत बयान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि स्टेट अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर स्टेट अपना काम करे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कार्रवाई करो। इसमें इमरान प्रतापगढ़ी कौन है और ओमवेश कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। अब अमृतपाल के पीछे पूरे देश की पुलिस पड़ी है। जो गलत करा उसको पकड़ो। धर्म क्यों देखते हो? क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता है। क्रिमिनल होता है, क्राइम कर रहा है जेल में डालो, कौन रोक रहा है? कोर्ट यही तो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है कि राज्य इंपॉर्टेंट है, कि अपना काम नहीं कर रहे इसलिए केसेस हमारे पास आ रहे हैं। हम कहां तक कंटेम्प्ट केसेस करेंगे? तो आप कार्रवाई करो, स्टेट पुलिस। तो सवाल देखिए, ठीक है, सवाल ये है कि जिस सेल्फ कॉग्निजेंस की बात हो रही है, कई बार ऐसा होता है, संदीप जी आपके पास आ रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे स्वतः संज्ञान कोर्ट की तरफ से लिया जाता है, लेकिन उन मुद्दों में ही सेलेक्टिवनेस देखी जाती है। इसीलिए आज ये चर्चा रखी गई है, क्योंकि हेट स्पीच को लेकर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन हेट स्पीच खत्म नहीं हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सेलेक्टिव अप्रोच अगर न्याय व्यवस्था में भी होगा तो हेट स्पीच कभी भी खत्म नहीं होगी। संदीप जी, देखिए, हमें दोनों बातों को कनेक्ट करके देखना होगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बातें न्यायालय तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार आइडल पड़ी होती है, निकृष्ट पड़ी होती है, उस पर काम नहीं करती है। दूसरी बात जो कही कि
सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? आपकी सिलेक्टिव अप्रोच का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अगला जो है प्रोपेगेंडा में बहुत माहिर है, उसकी टीम एक तैयार है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट लेवल और इवन विदेशों के दूतावासों के सामने भी तिरंगे झंडे को लेकर के तिरंगे का अपमान करने में माहिर है। तो हमें जब इस तरह के लोगों से निपटना होगा तो हमें ध्यान देना होगा कि कैसे हम अपने आप को सेफ गार्ड करते हुए चलें। हमें इन चीजों को ध्यान रखना होगा कि हमें अपने राष्ट्र और समाज के लिए जब कोई भी मामला आता है तो उसके लिए आगे बढ़ करके सामने आना होगा। हम ऐसे अपने घर में बैठ के टीवी डिबेट देख करके उस बातों को इग्नोर नहीं कर सकते कि देश में हम 85 करोड़ हैं, चलो जी हम शांति से बैठे रहें। नहीं, अगर हमारे खिलाफ कोई भी जुल्म होता है, कोई भी गलत बात होती है तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी, और नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम जो लोग उठा रहे हैं उनके साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो आप देखिए, एक छोटी सी बात हुई थी, कपिल मिश्रा के खिलाफ कितना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया गया, नुपुर शर्मा के खिलाफ कितना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया गया। लेकिन यही बात जब एक भीड़ हैदराबाद में थाने में घुस करके सर तंग से जुदा के नारे लगाती है, दूसरी भीड़ ट्रैक्टर टाली लेकर के हमारे लाल किले पर जिसमें हमारे प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं वहां पहुंच जाती है, तब तो किसी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं आता है, तब तो किसी को नहीं लोकतंत्र खतरे में दिखता है, तब तो किसी को संविधान की दुहाई नहीं देती। लेकिन क्या हमारा सनातन समाज इस पे आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट में गया? क्या हाई कोर्ट में गया? नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो तो ये समझता हम 85 करोड़ हैं, हम बैठे रहे शांति से चैन से। आप 85 करोड़ रहने से नहीं बात है, आपको संगठित होना पड़ेगा, आप अपने खिलाफ, अपने राष्ट्र के खिलाफ की आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। ठीक है मधु जी, संगठित होना तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो संदीप जी ने कही कि एक प्रोपेगेंडा के तहत एक एजेंडा सेट किया जाता है, और क्या ये प्रोपेगेंडा और एजेंडा भी न्यायालय को इफेक्ट डालता है? उनके फैसलों पर, उनकी सोच पर, उनकी टिप्पणी पर क्या इफेक्ट डालता है? मधु जी, उत्तर देने से पहले मैं आपको मधु जी की ऑडियो थोड़ी बढ़ाइए प्लीज। हाँ मधु जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा। आप सोचिए, माननीय न्यायालय ने बुर्का को बैन किया, जैसे हिजाब बैन किया उस न्यायालय को धमकी मिली और उनको सिक्योरिटी देनी पड़ी। आपको सोचना पड़ेगा कि कोई भी जुडिशियल सिस्टम में सुओ मोटो केयर नहीं लेता। कोई भी न्यायालय इनके खिलाफ, इनकी कितनी भी सॉरी मधु जी, आई एम सो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि आपकी ऑडियो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आई एम सो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मैं, लेकिन क्योंकि अभी अब वाइंड अप करना होगा, लेकिन उससे पहले जाते जाते अपने दर्शकों को असदुद्दीन ओवैसी का बयान कैसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब हम अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं तो छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ की राह पर चल रहे हैं। किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी भी टिप्पणी तो करते हैं, लेकिन उस टिप्पणी को क्या हेट स्पीच के दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए, और अगर हेट स्पीच के दायरे में रखा जाना चाहिए तो फिर अभी तक इस पर क्यों नहीं कोई तीखी टिप्पणी की गई? जरा चलते चलते वो बयान सुन लीजिए। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। तो क्या ऐसे बयान हेट स्पीच के दायरे में नहीं आते हैं? जब खुलकर ऐसी बातें की जाती है जो हिंदुओं को कहीं ना कहीं से धमकी होती है, तो क्या ऐसे में हेट स्पीच को लेकर जो संजीदगी, जो गंभीरता, जो चिंता सुप्रीम कोर्ट व्यक्त कर रहा है, तो दूसरे चश्मे से इन बयानों को भी क्या देखने की, उनको तौलने की आवश्यकता नहीं है? आकलन का समय भी है और आकलन का विषय भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों ने हमारे लिए समय निकाला। अब हम जनता जनार्दन पर भी छोड़ देते हैं। न्यायालय पर विश्वास है और इसी विश्वास
50 के तहत ये हिंदू समाज भी पूछ रहा है कि अगर आप हेट स्पीच पर एक विशेष वर्ग के लिए संजीदगी और टिप्पणी दिखाते हैं तो फिर जैसा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ भी द्वेषपूर्ण व्यवहार भी हो रहा है और भाषाई मर्यादा को भी तार-तार किया जाता है, तो क्या ऐसे में उन्हें भी ऐसे बयानों को भी हेट स्पीच की कसौटी पर नहीं देखना चाहिए, तौलना चाहिए? आकलन का विषय है। उम्मीद करते हैं ऐसा ही होगा। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।